हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री देखने को मिलेगी। गाइस, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसमें हमने कंप्लीटली लूसेंट बुक के बेस पर क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं और ये सारी सीरीज वाइज हैं। गाइज, जिसने लूसेंट पहले पढ़ रखी है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक तरह से रिवीजन आपकी हो जाएगी और आपको अपना एनालिसिस भी हो जाएगा। तो गाइज, जिन्होंने लूसेंट बुक पहले नहीं पढ़ रखी है उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को पहले रीड करूँगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दूंगा। गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही सीरीज में है और टॉपिक वाइज देखने को आपको मिलेंगे। तो गाइज, इससे पहले हम वीडियो को शुरुआत करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होती है। हालांकि इससे पहले स्टोन एज के बारे में भी पढ़ा जाता है, पर हम यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टोन एज से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। तो गाइज, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। गाइज, पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट कौन सी थी जो कि डिस्कवर की गई थी। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा ही ऐसी पहली साइट थी जो कि सबसे पहले डिस्कवर की गई थी और ये दयाराम साहनी जी के द्वारा डिस्कवर की गई थी। 1921 में ये सबसे पहली खोजी गई थी हड़प्पा साइट, जो कि आज के टाइम में मोंटगोमेरी में पाकिस्तान में पड़ती है। तो गाइज, इसका राइट आंसर है हड़प्पा। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज फर्स्ट यूज्ड इंडस सिविलाइजेशन टर्म। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म का पहली बार यूज़ किया। तो गाइज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वो थे जिन्होंने सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन टर्म का यूज़ किया था। अब जॉन मार्शल कौन थे? ये हमारे जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर जनरल थे। तो इन्होंने सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन टर्म का यूज़ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ साइड ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे नॉर्थर्न साइड कौन सी है सिविलाइजेशन की, उसके बारे में पूछा गया है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदा। मंदा जो साइट है वो सबसे नॉर्थर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो कई बार इनसे भी क्वेश्चन जा सकता है कि सबसे नॉर्थर्न या सबसे साउथर्न, ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपकी वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे साउथर्न साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है? तो गाइज, दामियाबाद सबसे साउथर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आगे बात करते हैं, ईस्टर्न। आगे पूछा गया है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि ईस्टर्न साइड इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिमपुर। आलिमपुर इज द राइट आंसर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ईस्टर्न साइट है। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। गाइज, कैपिटल सिटीज का पूछा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल साइट्स कौन सी थी। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, जिसमें कि बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। गाइज, ये कैपिटल सिटीज से क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। हड़प्पा हड़प्पा जो है यानी कि बहुत ही बड़ी साइट थी और सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है।
मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसलिए इंक्लूड किया गया है गाइज क्योंकि ये सबसे बड़ी साइट है जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, और यहाँ से हमें काफ़ी कुछ डिस्कवर हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से खुदाई के दौरान मिली है। इसलिए ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए इन्हें कैपिटल सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि आपने ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं, हु वॉज डिस्कवर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया था? गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा रखलदास बनर्जी ने। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया था। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये गाइज बिल्कुल याद रखने वाले पॉइंट है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप डोंट वरी रहिएगा। तो आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोर्ट सिटीज से मतलब है गाइज जहाँ पर पोर्ट्स होते थे, जहाँ से ट्रेड होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था अदर सिविलाइजेशन के साथ। गाइज सबसे पुरानी 3 सिविलाइजेशन थी, एक मेसोपोटामिया और दूसरी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक और थी इजिप्ट। इजिप्ट होती थी अफ्रीका में, मेसोपोटामिया होती थी टर्कीज की, और इंडिया में होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 3 सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी थी। तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन अदर सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड चलता था। तो उस ट्रेड के लिए पोर्ट्स होते थे जहाँ से हम अपना ट्रेड किया करते थे। तो उन पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है गाइज, वो सिटीज़ कौन सी थी जहाँ पर पोर्ट हुआ करते थे। तो गाइज इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन में लोथल एंड बालाकोट इंक्लूड किया गया है, बी ऑप्शन में सुतका गंदौर, और सी ऑप्शन में अलाहादीनो एंड कुंतासी। तो ये गाइज जो है ये कुछ सिटीज़ है जिनका पोर्ट होते थे जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड किया करते थे। तो गाइज आगे बात करते हैं, हु वाज डिस्कवर्ड हड़प्पा। तो हड़प्पा किसने डिस्कवर की थी? गैस मैंने आपको पहले भी बताया है, हड़प्पा डिस्कवर की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया था 1921 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। आगे बात करते हैं, हु वाज डिस्कवर लोथल। लोथल साइट किसने डिस्कवर की थी? तो गैज लोथल साइट डिस्कवर की थी SR राव ने। SR राव ने लोथल साइट को डिस्कवर किया गया था। आगे बात करते हैं गाइज, विच सिटी द डॉकयार्ड वॉज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉकयार्ड जो है वो कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी सिटी से मिला है? डॉकयार्ड गैस मिला है हमें लोथल से। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिलता है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड थी। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर वॉज फाउंड ग्रेट ग्रीनरी एंड ग्रेट बाथ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। गैस पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट ग्रीनरी यानी कि अनाज मंडी, बहुत ही बड़ी अनाज मंडी, और ग्रेट बाथ यानी कि एक सरोवर, बड़ा सरोवर कह सकते हैं हम, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से हमें मिला है ग्रेट ग्रीनरी, एक बहुत ही बड़ी अनाज मंडी और एक बहुत ही बड़ा सरोवर टाइप बाथ मिला है। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें एक बियर्ड मैन भी मिला है। तो बियर्ड मैन जो है एक आदमी है, आदमी की फेस बना हुआ है जो कि दाढ़ी बनी हुई है उस पर, इसलिए उसको बियर्ड मैन कहा जाता है। तो ये भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये पॉइंट भी अभी आपने याद रखने की कोशिश करनी है। तो इसका राइट आंसर है गाइज मोहनजोदाड़ो। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। गैस लार्जेस्ट साइट पूछी जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पॉइंट आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर लार्जेस्ट साइट पूछी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो सबसे बड़ी साइट यहाँ पर मोहनजोदाड़ो है। आगे बात करते हैं,
विच ऑफ द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी? मेन क्रॉप्स यानी कि जो फसलें होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो पूछी गई हैं। गाइस इंडस वैली सिविलाइजेशन में वीट भी हुआ करता था, बार्ले भी हुआ करता था। बार्ले यानी कि जौ, और राइस यानी कि चावल। तो गेहूँ, जौ और चावल, ये तीनों गेहूँ जो हमें फसलें हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस आगे बात करते हैं। विच मेटल वॉज अननोन फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कौन सा मेटल अननोन था? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन इज द मेटल विच इज अननोन फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉपर का यूज़ करते थे और ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, लेकिन आयरन का उस टाइम पर लोगों को नहीं पता था। तो आयरन जो है मेटल, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए अननोन मेटल था। तो ये पॉइंट आपने गाइज याद रखने की कोशिश करनी है। आगे बात करते हैं गाइज। वेयर वर फाउंडेड ब्लैक बेंगल्स। मतलब कि गाइज यहाँ पर पूछा गया है काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से हमें ब्लैक बेंगल्स यानी कि काली चूड़ियाँ मिलती हैं खुदाई के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। गाइज इसमें कोई समझने वाली बात नहीं होती, ये बिल्कुल ही एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं पेपर में और काफ़ी बार आ भी चुके हैं। मैंने उन्हीं के बेस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे ही ये क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। तो गाइज आपको ये बिल्कुल एज इट इज़ ही याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। तो आपको ये ऐसे ही पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं गाइज। विच वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल फॉर एनिमल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो गैस यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन थी एनिमल की, वो सबसे पहले कौन से एनिमल की गई थी? तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप। शिप तो जो था भेड़, यानी कि भेड़ को सबसे पहले उन्होंने पालना शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। बाद में धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट होती है। तो जैसे कि और जानवर, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और गोट यानी कि बकरी और गधे का भी वहाँ पर यूज़ किया गया। एक हॉर्स था गाइज, हॉर्स का वहाँ पर यूज़ नहीं किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच एनिमल डू नॉट डोमेस्टिकेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका राइट आंसर आपने करना है हॉर्स। कि हॉर्स का जो डोमेस्टिकेशन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं किया गया है, ऐसा कई बुक्स हमें बताती हैं। वैसे कंट्रोवर्सी होती है इस सब कंसेप्ट पर अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है तो आप हॉर्स टिक लगा सकते हो। आगे बात करते हैं गाइज। हु वाज द आइडल वर्शिप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। गैस पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में लोग किस चीज़ की वर्शिप क्या करते थे, यानी कि किस चीज़ की पूजा किया करते थे? तो गैस एक इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव। पशुपति महादेव गैस ये एक लॉर्ड शिवा टाइप का होता था, जिसे हम प्रोटो शिवा भी कह देते हैं। इसकी पूजा किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम में। और पशुपति की शील भी मिलती हैं, जो हम ट्रेड में यूज़ करते थे सील, तो उस पर भी पशुपति की जो है वो तस्वीरें मिलती हैं। तो इससे पता लगता था गाइज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति महादेव की पूजा किया करते थे। तो गाइज आगे चलते हैं। विच सिटी विदाउट सिटाडल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। गैस यहाँ पर पूछा गया है ऐसी कौन सी सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें सिटाडल नहीं था? गैस सिटाडल से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ सिटाडल क्या होता था। गैस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर होते थे वो दो तरह के होते थे। एक ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर होता था, और दूसरा नीचे की ओर ऐसे होता था। गैस जो ये वाला ऊपर की ओर होता था, ये हायर पीपल के लिए होता था, जो हायर
रैंक के पीपल होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन होती थी जो, वो लोग इन हायर जो हाउसेज होते थे उनमें रहा करते थे, और जो नॉर्मल पीपल होते थे वो इन लोअर जो हाउसेज होते हैं इनमें रहा करते थे। तो ये इस सिस्टम को वहाँ पर सिटाडेल सिस्टम का करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग सारा ऐसे सिस्टम हुआ करता था, सिटाडेल सिस्टम। लेकिन कुछ साइड ऐसी थी जहाँ पर ये सिटाडेल सिस्टम नहीं होता था, तो वो पूछा गया है गाइज कि ऐसी कौन सी साइड है जहाँ पर सिटाडेल सिस्टम नहीं होता था। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा चौंदाड़ो। चौंदाड़ो में सिटाडेल सिस्टम नहीं हुआ करता था, वहाँ नॉर्मल जो हाउसेस थे वो हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर है सिटाडेल। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द लार्जेस्ट साइड इन इंडिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। गैस यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, देखो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट्स को। देखो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन साइड। गैस पहले पूछा गया था विच ऑफ द लार्जेस्ट साइड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्क आ जाता है, यहाँ पर इंडिया वर्ड इंक्लूड कर दिया गया है इन्होंने क्वेश्चन में। गैस अगर आपके पास इंडिया वर्ड आता है, अगर आपसे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी साइड पूछते हैं कि कौन सी साइड है पूरे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि सबसे बड़ी है, तो आपका राइट आंसर राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी जो कि हिसार में हरियाणा में पड़ती है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी साइड है। और अगर आपको इंडिया का ना पूछ के पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइड पूछ ली जाती है, तो आपका राइट आंसर मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। इस बात का अपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं गाइस, वेयर वर द स्टेडियम एंड वाटर प्रिजर्वर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो कौन सी सिटी है जहां पर स्टेडियम था और वाटर प्रिजर्वर ऑफ इन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो गैस पूछा गया है ऐसी कौन सी सिटी थी जहां पर एक स्टेडियम भी था एंड वाटर प्रिजर्वर, मतलब कि वाटर को प्रिजर्व करने का भी सिस्टम बनाया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस धोलावीरा। धोलावीरा में ये सिस्टम आपको देखने को मिलता था। तो आगे चलते हैं गाइज। गाइज आगे हमारा टॉपिक आता है वेदास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा वेदास जो है वो टॉपिक स्टार्ट होता है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वेदास से वो है राइट, ये देखो विच आर द फोर वेदास। फोर वेदास के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यस ऑप्शन 1 राइट। यजुर्वेद भी है, अथर्ववेद भी है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये चारों वेद जो हैं हमारे जो वेद आते हैं उनमें काउंट किए जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस। आगे बात करते हैं गाइज, इन विच वेद आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट आर फाउंड। वो कौन सा वेद है जिसमें सबसे पुराने टेक्स्ट फाउंड किए जाते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद। गाइज ऋग्वेद में सबसे पुराने टेक्स्ट इसलिए फाउंड किए जाते हैं क्योंकि जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, उसके बाद अदर 3 वेद लिखे गए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो भी आपका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कौन से वेद में सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, तो भी आपका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। इस बात का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वर रिसाइटेड द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा। गाइज पूछा गया है कि जो ऋग्वेदा के हिम्स यानी कि शब्द होते थे वो किसने रिसाइटेड किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होथरी। होथरी जो है वो उन्होंने ऋग्वेदा के हिम्स को रिसाइटेड किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होथरी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्ता कंटेन इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा। गाइज पुरुष सूक्ता के बारे में पूछा गया है कि ऋग्वेदा के कौन से मंडल में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पुरुष सूक्ता के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। गाइज पुरुष सूक्ता ऐसा एक कंसेप्ट था जो कि ओल्ड टाइम में यानी कि ऋग्वेद टाइम में हमारे 4 वर्णों को डिस्क्राइब करता था। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे जो कि हमारी कास्ट सिस्टम में नहीं बल्कि हमारे जो वर्क होता था
उसके बेस पर डिफाइन किए गए थे। जैसे कि ब्राह्मण थे जो, वो नॉलेज पर्सन होते थे और स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक नॉलेज रखते थे, और उनका काम होता था अदर पीपल को टीच करना, तो उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता था। और फिर क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय का जो प्रोफेशन होता था वो फाइटर्स होते थे। राजा महाराजा लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था, ये फाइटर्स होते थे, किंगडम को रन किया करते थे। इन्हें क्षत्रिय, इनका जो पैशन था वो एक तरह से फाइटर था, तो ये क्षत्रिय होते थे गाइज। और वैश्य होते थे जो व्यापारी लोग होते थे, जो कि अपना व्यापार किया करते थे, किसी भी फील्ड में अपना व्यापार करते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। और शूद्र होते थे जो इन जो ऊपर वाले 3 वर्ण हैं उनको जो फीड करेंगे, उनका जो मतलब काम होता था, उनको काम करेंगे, वो उनको शूद्र कहा जाता था। तो गाइज ये 4 वर्ण थे जो कि पुरुष सूक्ता डिस्क्राइब करता है, और ये पुरुष सूक्ता ऋग्वेदा के 10th मंडल में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10th मंडल में ऋग्वेदा में लिखा गया है। ये एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है गाइज। पुरुष सूक्ता कंटेन इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा? तो इसका राइट आंसर है 10th मंडल ऋग्वेदा में पुरुष सूक्ता लिखा गया है। और पुरुष सूक्ता का अगर पूछा जाए तो क्या होता है, हमारे 4 वर्ण डिफाइन किए गए हैं पुरुष सूक्ता के अंदर। आगे बात करते हैं, हाउ मैनी वर्ण डज पुरुष सूक्ता एक्सप्लेन? ये देखो गाइज यहाँ पर पूछ लिया गया है आगे कि कितने वर्ण डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है पुरुष सूक्ता। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्णों को एक्सप्लेन करता है पुरुष सूक्ता। कौन कौन से हैं मैंने आपको अभी बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं जो कि पुरुष सूक्ता एक्सप्लेन करता है। आगे बात करते हैं गाइज, द सामवेदा इज नाउन फॉर, जो सामवेदा है वो क्या होता है, ये पूछा गया है गाइज। सामवेदा है बुक ऑफ चैंट्स। बुक ऑफ चैंट्स का मंडल क्या है, मतलब क्या है गाइज? ये एक संगीत से रिलेटेड है वेद, जो कि एज इट इज कॉपी है आपको बताया गया ऋग्वेदा का। ऋग्वेद में वही शब्द लिखे गए हैं, लेकिन सामवेद के अंदर उन शब्दों को पोइट्रिक मैनर में अरेंज किया गया है ताकि उन्हें गाया जा सके। तो इसका जो सामवेदा है इसे बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है, और ये म्यूजिक संगीत से रिलेटेड वेद माना जाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक ऑफ चैंट्स। आगे बात करते हैं गाइज, हु रिसाइटेड द हाइम्स ऑफ सामवेदा? सामवेदा के जो हाइम्स थे, शब्द थे, उनको किसने रिसाइटेड किया है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्गात्री। उद्गात्री ने इनको जो है वो इनके शब्दों को रिसाइटेड किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्गात्री। तो आगे बात करते हैं गाइस, विच वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक? तो गाइज वही पूछा गया है, इंडियन म्यूजिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेदा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज सामवेदा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सामवेदा होता है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इसलिए इंडियन म्यूजिक का अगर आपको पूछा जाए तो कौन सा वेद इंपॉर्टेंट हो जाता है? सामवेदा इज योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं गाइज, द यजुर्वेद इज नाउन फॉर। यजुर्वेद के बारे में पूछा गया है, यजुर्वेद क्या होता है? गाइज यजुर्वेद होता है यज्ञ से रिलेटेड। यज्ञ यानी कि इसमें हमें प्रेयर्स के बारे में बताया जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुक है ये एक जिसमें सेक्रीफाइस प्रेयर के बारे में बताया गया है कि कैसी प्रेयर्स की जाएंगी और कैसी कैसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी अगर हमने कुछ प्राप्त करना है। तो इसके अंदर बताया गया है यजुर्वेद के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर। ये अपने पॉइंट ध्यान में रखना है गाइज। आगे बात करते हैं, विच आर द 2 पार्ट ऑफ यजुर्वेद? गाइज जो यजुर्वेद है उसके आगे 2 सब पार्ट हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें आपको इंक्लूड किया गया है ऑप्शन ए कृष्णा यजुर्वेद और दूसरा शुक्ला यजुर्वेद। गाइज ये 2 आगे सब पार्ट है यजुर्वेद के, कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद। जो कृष्णा यजुर्वेद है गाइज उसमें मंत्रों की एक्सप्लेनेशन दी गई है, और जो शुक्ला यजुर्वेद है उसमें ओनली मंत्र दिए गए हैं। तो ये अपने पॉइंट ध्यान में रखना है, जो शुक्ला वेद है उसमें सिर्फ मंत्र दिए गए हैं, और कृष्णा यजुर्वेद में मंत्र तो दिए गए हैं प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है।
तो आगे बात करते हैं गाइज, विच वेदा नाउन एज बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मुलेट। गाइस यहाँ पर मैजिकल यानी कि आपको जादू वगैरह से पूछा गया है, जादू से रिलेटेड एक वेद है हमारा, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस अथर्ववेद। अथर्ववेद इज द राइट आंसर ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। मैजिकल फॉर्मूला जो कि हमारी जादुई मंत्र होते हैं उनके बारे में एक वेद है जो रिलेटेड है, उसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें ऐसे जो जादू वगैरह के मंत्र होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। आगे बात करते हैं गाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब क्या होता था उस टाइम पर, ये पूछा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर होता था सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इज द राइट आंसर ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का मीनिंग यानी कि उस टाइम पर जो होता था सैक्रिफाइस होता था। आगे बात करते हैं, हु वाज रिटन द रामायण। रामायण को किसने लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है, इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं गाइज, विच एपिक नाउन एज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। गाइज ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया है कि सबसे पुरानी क्या चीज है। महाभारत, रामायण और भगवत गीता, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया है कि सबसे पुरानी एपिक कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट एपिक कौन सी है। तो गाइज इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामायण। जो रामायण है वो सबसे पुरानी हुई है, उसके बाद हमारा जो महाभारत और भगवत गीता है वो आते हैं। लेकिन सबसे पुरानी जो एपिक है वो महाभारत रामायण को गिना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामायण। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज रिटन द महाभारत। महाभारत किसने लिखा गया है गाइज, ये पूछा जाता है। गाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन, ये प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्रिएट किए हैं और वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो गाइज पूछा गया है कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत को लिखा गया है। आगे बात करते हैं गाइज, विच एपिक नाउन एज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड। जो इसमें पूछा, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है कि सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी मतलब कि उसकी जो उसकी डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि सबसे लॉन्गेस्ट एपिक कौन सी है वर्ल्ड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। गैस जो महाभारत है वो सबसे लॉन्गेस्ट एपिक मानी जाती है वर्ल्ड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द महाभारत। तो आगे बात करते हैं गाइज, फ्रॉम वेयर इज द भगवत गीता एक्सट्रैक्टेड। तो ये पूछा गया है कि भगवत गीता जो है वो कहाँ से निकाली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत से ही रिलेटेड है भगवत गीता भी, और महाभारत से ही एक पार्ट है जो कि निकाला गया है भगवत गीता के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। आगे बात करते हैं, इन विच पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। तो गैस इसमें पूछा गया है सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है। महाभारत, रामायण और मत्स्य पुराण, इन तीनों में से पूछा गया है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुराणों में काउंट होते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। आगे बात करते हैं गाइज, हाउ मेनी टोटल पुराण। हमारे जो यहाँ पर इंडिया के अंदर टोटल कितने पुराण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज 18। 18 हमारे पास टोटल पुराण है। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके इंडिया में कितने पुराण है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 18। आगे बात करते हैं गाइज, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेदा के, देखो जैसे पुरुष सूक्ता का पूछा गया था वो भी ऋग्वेदा के मंडल में लिखा गया था, और आगे ये गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का भी पूछा गया है कि वो ऋग्वेदा के कौन से मंडल में लिखा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड मंडल में। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है ऋग्वेदा में। जो गायत्री मंत्र हम उच्चारण करते हैं वो ऋग्वेदा से ही लिया गया है गाइस। ऋग्वेदा में थर्ड मंडल में ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं गाइस, हु वाज रिटन गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किनके द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्रा। विश्वामित्रा जी के द्वारा ये जो गायत्री मंत्र है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्रा।
आगे बात करते हैं गाइज। गैस यहाँ पर हमारा जो वेद 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 टॉपिक था वो खत्म हो जाता है, और जो वेद से क्वेश्चन बनते थे अप्रोक्सीमेटली हमने हर तरह का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन भी है वो मैंने देने की कोशिश की है। तो आगे जो हमारा टॉपिक आता है गाइज वो आता है मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी आपको पता ही है, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ बाद हमारा वेद टाइम आता है, वैदिक टाइम आता है, वैदिक टाइम के बाद हमारा महाजनपद टाइम आता है, और महाजनपद टाइम में हमारे जो सबसे पहले डायनेस्टी आती है वो आती है मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी की हम बात करते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी? मगध डायनेस्टी की फाउंडर कौन थे गाइज? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसारा। बिम्बिसारा इज द राइट आंसर ऑफ फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी। गाइज एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, कई बुक्स ऐसी शो करती हैं कि जो वैदिक टाइम के बाद सीधा जैनिज्म या बुद्धिज्म आता है। गैस वो दोनों कंटेम्प्टरी थे, यानी कि वो दोनों साथ साथ चल रहे थे ऑल ओवर द इंडिया। कहीं पर बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था, कहीं पर जैनिज्म स्प्रेड हो रहा था। तो हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पर बुद्धिज्म था और इस टाइम पर जैनिज्म था। तो कि इंडिया के किसी एरिया में जैनिज्म काउंट हो रहा था, इंडिया के किसी एरिया में बुद्धिज्म काउंट हो रहा था। लेकिन जो डायनेस्टीज है वो अगर हम रीड करते हैं तो मगध डायनेस्टी आती है। तो मगध डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा सा क्वेश्चंस डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था आपका कि मगध डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसारा। आगे बात करते हैं गाइज। तो गाइज जो हमारी डायनेस्टी आती है, मगध डायनेस्टीज आती हैं, और मगध में हम 3 डायनेस्टीज को पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, और यहीं से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली हर्यंक डायनेस्टी आती है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है, और फिर नंदा डायनेस्टी आती है। ये 3 डायनेस्टी है जिनको हम स्टडी करते हैं इस महाजनपद टाइम में। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी? हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे ये पूछा गया है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसारा। बिम्बिसारा जो थे वो फाउंडर थे हर्यंक डायनेस्टी के, ये माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसारा। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ बिम्बिसारा? देखो गाइज यहाँ पर कंटेम्परेरी मतलब कि उस टाइम के साथ, बिम्बिसारा के टाइम के साथ साथ कौन था उस टाइम पर, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जी उस टाइम पर स्प्रेड हो रहे थे, यानी कि उनका जो विचार थे, उनके जो सरमन्स थे वो हो रहे थे उस टाइम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्धा इज द कंटेम्परेरी ऑफ बिम्बिसारा। बिम्बिसारा के टाइम पर गौतम बुद्धा जी थे। इसका राइट आंसर है गौतम बुद्धा। आगे बात करते हैं गाइज, विच सिटी वॉज बिल्ड बाय बिम्बिसारा? बिम्बिसारा के द्वारा कौन सी सिटी बिल्ट की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू राजगिर। राजगिरह इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। ये एक ऐसी सिटी थी जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए इसे 5 हिल्स भी लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने ध्यान में रखनी है। तो आगे बात करते हैं। तो गैस आगे पूछा गया है, हु वॉज द सन ऑफ बिम्बिसारा? बिम्बिसारा के सन कौन थे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो बिम्बिसारा के पुत्र थे, और अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी, उनकी हत्या कर दी थी, और जो राज था, राजपात्र था, जो कि उसको कब्जा कर लिया था, अपने पिता का जो उनका किंगडम था उस पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। आगे बात करते हैं गाइज, वट डिड अजातशत्रु बिल्ड? अजातशत्रु के द्वारा क्या बिल्ड किया गया था ये पूछा गया है गाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट ऑफ राजगिर। जो राजगिरी था उसमें एक किला बनवाया था, और एक वाच फोर्ट, यानी कि वाच फोर्ट भी कहा जाता है उसे। तो ये चीज़ थी, ये भी इनके द्वारा बनाई गई थी अजातशत्रु के द्वारा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ। आगे बात करते हैं गाइज, वट डिड अजातशत्रु एडेड इन मगध? अजातशत्रु के द्वारा क्या ऐड किया गया था मगध में? तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी को भी ऐड किया गया था और वैशाली को भी ऐड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। यहाँ पर जो काशी और वैशाली थी उसको ऐड कर लिया गया था मगध में। तो इसका आंसर हो जाता है बोथ। बाद में इनके आगे अजातशत्रु के एक और पुत्र होते हैं उदयन, उनके द्वारा
जो मगध की दूसरी कैपिटल बनाई गई थी पाटलिपुत्र, तो वो आगे आपको डिस्कस करूंगा गाइज। आपको फिलहाल यहाँ पर यही ध्यान में रखना है। तो आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज किल्ड अजातशत्रु, अजातशत्रु को किसने मारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन कौन था? उदयन इसका तीसरा रूलर था इस डायनेस्टी का, हर्यंक डायनेस्टी का तीसरा रूलर था हर्यंक डायनेस्टी का उदयन। तो उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया और अपना राज कायम किया। तो आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज उदयन, उदयन कौन था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन ऑफ अजातशत्रु। ये देखो गाइज, ये हर्यंक डायनेस्टी में पहले जो थे बिंबिसारा थे, उनके पुत्र अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी बिंबिसारा की। फिर आते हैं अजातशत्रु के पुत्र आगे उदयन, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पुत्र होते थे वो अपने पिता की ही मृत्यु कर देते थे राजपाट को हड़पने के लिए। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन और ये लास्ट रूलर थे हर्यंक डायनेस्टी के। आगे बात करते हैं गाइज, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय उदयन, उदयन के द्वारा कौन सी सिटी फाउंड की गई? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आंसर राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र डिस्कवर की गई है सिटी, जो फाउंड की गई थी उदयन के द्वारा, और इसे ही जो मगध की वो सेकंड कैपिटल बनाया गया था, दूसरी कैपिटल बनाया गया था मगध डायनेस्टी की, पाटलिपुत्र को। तो ये अपने राइट आंसर यहाँ पर याद करना है, पाटलिपुत्र। आगे बात करते हैं गाइज, हु चेंज द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। यहाँ पर पूछा गया है कि राजगिरी से पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन। देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र को डिस्कवर किया गया था और यही कैपिटल बनाई गई थी उदयन के द्वारा। तो किसी भी तरह एग्जामिनर क्वेश्चन को फोल्ड कर सकता है, लेकिन आपने बस पॉइंट ध्यान में रखना है कि पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा बनाई गई कैपिटल थी मगध डायनेस्टी की। आगे बात करते हैं गाइज, हु किल्ड नागदशक, नागदशक को किसने मारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। गाइज, शिशुनाग एक, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हर्यंक डायनेस्टी का एक रूलर, लास्ट रूलर होते थे, तो उनका एक मिनिस्टर होता था शिशुनाग। तो शिशुनाग मार देता है नागदशक को और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर लेता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो यहाँ पर शिशुनाग इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नागदशक को मार देता है और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करता है शिशुनाग डायनेस्टी। आगे बात करते हैं, ये देखो गाइस, यहाँ पर शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ही जो सेनापति हुआ करते थे हर्यंक डायनेस्टी में, वो हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारकर अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर है शिशुनाग। आगे बात करते हैं, हु वाज द सक्सीडर ऑफ शिशुनाग, शिशुनाग के बाद का कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोका। कालाशोका आते हैं शिशुनाग के बाद। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखना है, कालाशोका। तो आगे बात करते हैं गाइज, कालाशोका कन्विंस्ड विच काउंसिल इन वैशाली। गैस, यहाँ पर पूछा गया है कालाशोका ने, मैं आपको बताता हूँ, कालाशोका के टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उस टाइम पर कंटेम्प्रेरी बुद्धिज्म भी स्प्रेड हो रहा था और कंटेम्प्रेरी जैनिज्म भी स्प्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर जगह जगह पर कोई कोई राजा जैनिज्म को अडॉप्ट कर लेता था, बाद में कोई राजा यहाँ पर बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता था। तो जो भी राजा जिस भी धर्म को अडॉप्ट करता था, उसकी जो है वहाँ पर काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया करता था। तो यहाँ पर कालाशोका के टाइम पर वैशाली के अंदर एक बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, वो पूछी गई है कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी वैशाली में कालाशोका के टाइम पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइस, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है कालाशोका के टाइम पर। आगे बात करते हैं, हु वाज फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। गैस, नंदा डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है कि नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंदा। महापद्मानंदा जो थे वो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसका राइट आंसर है महापद्मानंदा। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज किल्ड धनानंदा। धनानंदा कौन है? गज, धनानंदा इज द सेकंड जो राजा होते हैं वो नंदा डायनेस्टी के। देखो, नंदा डायनेस्टी फाउंड की थी महापद्मानंदा ने। महापद्मानंदा के बाद आता है धनानंदा।
तो धनानंदा को किसने मारा, ये पूछा गया है। तो गाइस धनानंदा को मारते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन। तो गाइज यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पर फॉरेन, जैसे कि बाहर से कुछ लोग हमारे इंडिया पर अटैक करते हैं, जैसे कि मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी टाइम पर आते हैं, इसी टाइम के दौरान, जैसे महा जो ये जनपद टाइम चल रहा है, बुद्धिज़्म चल रहा है, जैनिज़्म चल रहा है, इसी टाइम के दौरान बाहर से कुछ व्यक्ति आते हैं जो कि हमारे इंडिया को नेक्स्ट करते हैं, लूटते हैं और हमारे इंडिया पर काफ़ी अत्याचार भी करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन क्रिएट किए थे गाइस, तो चलो डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हाइडा स्पेसिस वर फाउंड बिटवीन। गाइस ये एक बैटल है जिसे कि हाइडा स्पेसिस का नाम दिया गया है, ये किसके बीच में होती है, तो इसका राइट आंसर होता है अलेक्जेंडर एंड पोरस। गाइस मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि आपको पता है अलेक्जेंडर यहाँ पर किसको कहा गया है, जो कि सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर जो कि सारी दुनिया को जीतने निकला था, वो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा था इंडिया पर कब्जा करने के लिए और इंडिया को जीतने के लिए। तो वो आता है पहले इंडस नदी के पास आता है। इंडस नदी पर राजा एम्बी हुआ करता था। तो राजा एम्बी अपना आप सौंप देता है अलेक्जेंडर को। तो अलेक्जेंडर उससे लड़ाई नहीं करता, बल्कि उससे ट्रीटी साइन कर लेता है कि जो राजा एम्बी है वो हर साल सिकंदर को टैक्स दिया करेगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं, राजा सिकंदर और एम्बी जो हैं वो आगे चलते हैं झेलम नदी की ओर। तो गाइस झेलम नदी की ओर जाते हुए पोरस, राजा पोरस होता है, और राजा पोरस अपना आप नहीं सौंपता अलेक्जेंडर को, बल्कि अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए सामना करता है, लड़ने के लिए तैयारी करता है। तो अलेक्जेंडर जीत जाता है उस लड़ाई में, और जो वो लड़ाई होती है वो झेलम नदी के ऊपर लड़ाई होती है। उस झेलम नदी के ऊपर जो लड़ाई होती है उसे हम हाइडा स्पेसिस का नाम दे देते हैं, और झेलम नदी को भी हम हाइडा पैसिस का नाम दे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच रिवर इज द नेम ऑफ हाइडा स्पेसिस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झेलम रिवर। झेलम जो नदी है उसका नाम ही हाइडा स्पेसिस ही था। और अगर फाइट पूछी जाए कि किसके किसके बीच में होती है, तो अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में होती है। राजा पोरस होते थे झेलम नदी के किनारे, और अलेक्जेंडर था जो कि सिकंदर था, उन दोनों के बीच में ये फाइट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं गाइज, हुज सन वाज सिकंदर। सन जो सिकंदर थे उसके सन कौन थे, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड जो थे वो सिकंदर के सन थे। आगे बात करते हैं गाइज, व्हेन डिड सिकंदर व्हेन डाइड सिकंदर, सिकंदर कब मरा, तो गाइज सिकंदर मरता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 323 में। 323 जो बीसी है वहाँ पर सिकंदर मरता है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखने की कोशिश करनी है, 323 बीसी में सिकंदर मरता है। आगे बात करते हैं गाइस, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन्स भी हो गए हमारे, और जो हमारी महाजनपद टाइम था वो भी हमने डिस्कस किया। उससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म की, क्योंकि ये दोनों उस टाइम पर कंटेम्परेरी थे ऑल ओवर द इंडिया। तो हम बुद्धिज़्म से क्रिएट होने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और जैनिज्म से भी क्रिएट होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। हु वाज फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन है गाइज, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब, जैसा कि आप सबको भी पता होगा, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा इज द राइट आंसर फॉर फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर वॉज बॉर्न गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी वना, ऑप्शन डी। लुम्बिनी वना में गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था एज अ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, बाद में इनका नाम पड़ा था गौतम बुद्धा। तो आपने इस पॉइंट को थोड़ा नोट करने की कोशिश करनी है। और इनके पिता का नाम था इनके शुद्धोदाना। शुद्धोदाना इसके पिता का नाम था, और विशाखा पूर्णिमा के दिन ये जो थे इनका जन्म हुआ था। तो ये अपने कुछ पॉइंट याद रखने की कोशिश करनी है। जो गौतम बुद्धा थे उनका जन्म लुम्बिनी वाना में हुआ
सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और विशाखा पूर्णिमा के दिन हुए थे। पिता का नाम इनके शुद्धोधना था। आगे बात करते हैं गाइज, ये देखो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ लिया है, हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जी के फादर कौन थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर शुद्धोधना। ऑप्शन ए, शुद्धोधना इज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा। तो गाइज आगे बात करते हैं, एट वट एज डिड गौतम बुद्धा लीव होम। गाइज मैं गौतम बुद्धा जी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जब गौतम बुद्धा जी पैदा होते हैं, इनके जो पंडित जी होते हैं इनके परिवार के, वो गौतम बुद्ध जी को देखकर इनके पिता को बताते हैं कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ही आध्यात्मिक वाला बच्चा है, ये बड़ा होकर बहुत बड़े संत फकीर बन सकते हैं। तो इनके पिता इनको इन लाइन में डालना नहीं चाहते थे, तो वो इनको महल में ही रखा करते थे। महल से बाहर जाने की इनको इजाज़त नहीं होती थी। इनको सारी खुशियाँ, सारे इनको खिलौने या अदर कुछ भी इनको जो चाहिए होता था वो इनको महल में ही मिल जाया करता था। तो एक दिन क्या होता है, गौतम बुद्धा जी एक अपने महल के एक कर्मचारी के साथ बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पर ये देखते हैं कि एक आदमी है जो कि पहले बूढ़ा पड़ा हुआ है। तो ये देखते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो बताते हैं कि ये तो एक बूढ़ा है और हम सब ने बूढ़ा होना है। तो गाइज गौतम बुद्ध जी बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि इस चीज़ के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। और आगे चलते हैं तो एक वो जो शव है, शव को लोग लेके जाते हुए दिखते हैं। तो वो उनके बारे में भी पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो उनको बताते हैं कि ये एक मरा हुआ व्यक्ति है जिसको अब हम फरनल के लिए लेके जा रहे हैं। तो इसको जानकर भी बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं गौतम बुद्ध जी। तो गाइज ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी लाइफ में जिनसे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो ऐसा कुछ देखने के बाद वो जो एक ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो वो यहाँ पर पूछा गया है कि किस एज में गौतम बुद्ध जी अपना घर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन बी, 29 साल की एज में गौतम बुद्ध जी अपना घर छोड़ देते हैं। तो गाइज आगे बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जी का फर्स्ट टीचर कौन था? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलारा कल्मा। अलारा कल्मा इज द फर्स्ट गुरु ऑफ गौतम बुद्धा। गाइज यहाँ पर गौतम बुद्धा जी सबसे पहले आते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअलिटी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लेकिन वो यहाँ से छोड़कर आगे और किसी गुरु की तलाश में निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं गाइज, गौतम बुद्धास एनलाइटमेंट इज नाउन एज। गाइज पूछा गया है, जब गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो गाइज यहाँ पर जो बुद्धिज्म है वहाँ पर जब किसी को इनलाइटमेंट प्राप्त होती है तो उसे कहा जाता है संबोधि ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को जब इनलाइटमेंट प्राप्त हुई तो उसको कहा गया संबोधि ज्ञान प्राप्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर गौतम बुद्धा गोट इनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ पर प्राप्त हुई? वैसे जब इनलाइटमेंट प्राप्त होती है तो उसको निर्वाणा कहते हैं। अगर बुद्धिज्म में किसी को इनलाइटमेंट प्राप्त हो जाती है तो उसको बुद्धिज्म में हम निर्वाणा कहते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो जब ये पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ पर प्राप्त हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधिगया। बोधिगया एक स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को जो है इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, बोधिगया में। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon। गाइज फर्स्ट sermon, जब गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट प्राप्त हो जाती है उसके बाद गौतम बुद्ध जी अपने जो सत्संग है, अपने जो विचार हैं, तो उनको पब्लिक के सामने रखते हैं और उनको भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो उनको हम सरमन कह देते हैं। तो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जी का सबसे पहले सरमन कहाँ पर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ।
सारनाथ में पहला जो था उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा सारनाथ के डियर पार्क में दिया गया था। तो इसको आपने पॉइंट नोट करने की कोशिश करनी है। सारनाथ डियर पार्क में सबसे पहले सरमन दिया गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा। आगे बात करते हैं, वेयर डिड बुद्धा डाइड, बुद्धा जी कहाँ पर डाइड होते हैं ये पूछा गया है गाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर एक प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी डाइड होते हैं 80 की एज में। तो गाइज ये आपने थोड़ा याद रखना है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी डाइड होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं गाइज, वट वाज द नेम ऑफ हॉर्स ऑफ गौतम बुद्धा। गाइज यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में कि गौतम बुद्ध के एक हॉर्स हुआ करता था जो कि उनको बहुत ही प्यारा था, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था कथका। कथका एक नाम था, घोड़ा था जिसका नाम था कथका। और ये आपने बहुत ही याद रखने की कोशिश करनी है, जो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कथका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं गाइस, वट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध। देखो गाइस यहाँ पर पूछा गया है चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे बात करते हैं गाइस, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, मतलब कि सबसे पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो कहाँ पर हेल्ड की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह में जो पहली काउंसिल थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। आगे बात करते हैं गाइज, हु गॉट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज अजातशत्रु ने। जैसे कि आप सबको पता है अजातशत्रु ने फाउंड की थी सिटी थी जो राजगृह थी उसको फाउंड की थी। तो वहीं पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो ऑर्गेनाइज की करवाई गई थी और अजातशत्रु के द्वारा वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। आगे आपने बात करनी है, वेयर वाज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज वैशाली। वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ये अपने ध्यान में रखना है। और कौन करवाता है गाइज? कल अशोका। कल अशोका। ये देखो गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा करवाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल अशोका। कल अशोका के टाइम पे ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है ये करवाई जाती है। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बुद्धिस्ट काउंसिल से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं गाइस, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर करवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र में तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो करवाई गई थी। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर करवाई गई थी? पाटिलपुत्र में। और किसके टाइम पर करवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि करवाई गई थी अशोका के टाइम पर। अशोका के टाइम पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोका। आपने पॉइंट ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। गाइज 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का पूछा गया है कि कहाँ पर करवाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंडलावाना। कुंडलावाना में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी, ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुंडला वाला। आगे बात करते हैं, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी गाइज ये किसके टाइम पर करवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज कनिष्क। कनिष्क के टाइम पर यहाँ पर जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की करवाई गई थी। यहाँ पर आपने याद रखने की कोशिश करनी है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कनिष्क के टाइम पर करवाई गई थी। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है गाइज उसको जो लिटरेचर है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन ए पाली एंड ऑप्शन बी संस्कृत। ये दोनों लैंग्वेज
दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर को लिखा गया है। तो यहाँ पर अपने पॉइंट ध्यान में रखना है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो कहाँ पर लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में भी और संस्कृत लैंग्वेज में भी उनको लिखा गया है। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा इन पाली लैंग्वेज, जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग थी जो कि पाली लैंग्वेज में थी, उनका नाम पूछा गया है, वो कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर है गाइज हीनयाना। हीनयाना जो था वो बुद्धा जी की ओरिजिनल टीचिंग थी जो कि पाली लैंग्वेज में क्रिएट की गई थी। तो इसका राइट आंसर है हीनयान। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द मॉडिफाइड टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा की मॉडिफाइड टीचिंग है वो कौन सी है। देखो ओरिजिनल टीचिंग यहाँ पर हीनयान है और जो मॉडिफाइड की गई है वो कौन सी है, महायान। महायान जो है आपको याद रखने की कोशिश है, महायान मॉडिफाइड, हीनयान ओरिजिनल। आगे बात करते हैं गाइज यहाँ पर आपके जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि हमने सीरीज चलाई है कंप्लीट एंशियंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री। हम आपको टोटली लूसेंट बेस से यहाँ पर रीडिंग करवाएंगे, जो कि हमने क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, हम हमारे अपने द्वारा ये क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं जो कि कंप्लीटली लूसेंट बेस्ड है। तो गाइज यहाँ पर हम इस चीज़ को 3 या 4 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाइज एक ही वीडियो को अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाती है और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए हम इस सीरीज़ को 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है गाइज, जिन्होंने लूसेंट पहले पढ़ रखी है उनके लिए ये एक तरह से रिवीजन है, वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और जिन्होंने लूसेंट नहीं पढ़ रखी उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी गाइज, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। तो गाइज ऐसे ही हम आगे भी ये सीरीज़ लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।